नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 25 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में घोस्ट टाउन विजिटर नामक तस्वीर के लिए सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव फोटोग्राफर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है। तो घोस्ट टाउन विजिटर नाम की तस्वीर फोटो खींचा गया है। आपको ये फोटो में दिख रहा होगा, यहाँ पर एक यहाँ पे लेपर्ड दिख रहा है और ये एक बीच में खंडहर है पीछे। ठीक है, पहले यहाँ पे हीरे का काम होता था, मतलब उसकी फैक्ट्री थी, यहाँ पर कह सकते हैं। उसके यहाँ पर ज्वेलरी वगैरह बनते थे। तो इस फोटो को लेने में इनके लिए अवार्ड दिया गया। किसको मिला है ये? तो बिम वैन डेन हीबर को, बिम वैन डेन हीबर को इस अवार्ड को दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। और पहले आप लोग इस फोटो को देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ बड़ा करके। ये हो गया बड़ा। इस फोटो को आप लोग देखिए, यहाँ पर फोटो में आपको दिख रहा होगा ये एक लेपर्ड है। यहाँ पर ये फोटो में दिख रहा है लेपर्ड, ठीक है, लकड़बग्गा है ये, और इसके पीछे खंडहर जैसी बिल्डिंग दिख रही है। इसमें खास बात यह है कि इस फोटो को खींचने के लिए जिसने भी खींचा इसको, उनका नाम क्या है? बिम वैन डेन हीबर नाम है। इनको 10 साल लगे। ठीक है, कितने साल लगे इनको खींचने में? 10 साल लगे हैं। ठीक है, कि इस सिचुएशन में ये लेपर्ड यहाँ पर आता, फिर ये फोटो खींचते और ऐसा उसका लुक आता। ठीक है, इसमें इनको 10 साल लगे हैं। ये फोटो इसको आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के फोटोग्राफर हैं बिम वैन डेन। इनकी तस्वीर, जो कि नाम है क्या तस्वीर का? घोस्ट टाउन विजिटर, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ वन्य जीव फोटोग्राफर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। अच्छा, जीतने वाली तस्वीर की बात करेंगे, नाम यही घोस्ट टाउन विजिटर है, जिसमें नामीबिया के एक प्रत्यक्त हीरे की खनन शहर कोलम्सकोप में एक दुर्लभ भूरे लकड़बग्घे को दर्शाया गया है। यह तस्वीर नामीबिया में ली गई थी। इसे कैप्चर करने में वैन डेन हीबर को 10 साल लगे, जिसके लिए इन्होंने कैमरा ट्रैप तकनीक का इस्तेमाल भी किया। अच्छा, यहाँ पर एक और पुरस्कार दिया गया, उसको भी आप लोग ध्यान रखें। ईवा वर्ग के विजेता इटली के एंड्रिया डोमिनिच को उनकी तस्वीर आफ्टर द डिस्ट्रक्शन के लिए यंग वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। ध्यान रखें। तो एक यंग वाला हो गया, एक सर्वश्रेष्ठ वाला हो गया, दोनों कैटेगरी ध्यान रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 रिपोर्ट में कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत का वैश्विक स्थान कौन सा रहा है? भारत इस बार 9वें स्थान पर रहा है पूरी दुनिया में। अगर वन कवर मतलब फॉरेस्ट कवर की बात करेंगे, उस मामले में भारत 9वें स्थान पर रहा पूरी दुनिया में। तो सबसे पहली बात, इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र यानी UN के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा जारी किया जाता है। भारत की रैंक की बात करेंगे तो कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत अब 9वें स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है। अच्छा, पिछली रिपोर्ट जब आई थी तब भारत उसमें 10वें स्थान पर था, तो और एक स्थान का भारत को बढ़त मिली है इस बार। बाकी वार्षिक वन लाभ की बात करेंगे, स्थान में भारत कौन सा रैंक पे है, मतलब भारत में पिछले इतने सालों में ग्रोथ क्या देखा गया। अच्छा, हर 5 साल पे रिपोर्ट जारी हो रहा है, तो पिछले 5 सालों में कितना ग्रोथ देखने को मिला है, उस कैटेगरी में भारत किस स्थान पर रहा है? तो भारत वार्षिक वन लाभ के मामले में दुनिया में 3रे स्थान पर रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। और इसमें पहले पे कौन रहा है? चीन रहा है। ठीक है, मतलब किसके यहाँ पिछले 5 सालों में ग्रोथ वन में ज्यादा देखा गया है। तो नंबर 1 पे चीन है, वहीं पर 3रे पे कौन है? भारत है। अच्छा, कुल वन क्षेत्र की बात करेंगे तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल वन क्षेत्र लगभग 72.74 मिलियन हेक्टेयर है, जो दुनिया के कुल वनों का लगभग 2% है। ठीक है। अगर हम लोग टॉप कंट्रियों की बात करें कुल वन क्षेत्र के मामले में, तो पहले स्थान पर आपका रूस हो जाएगा। फर्स्ट पे कौन है? तो फर्स्ट पे आपका रूस हो जाएगा। वहीं पर हम लोग सेकंड की बात करेंगे तो सेकंड पे है ब्राजील। सेकंड पे कौन है? ब्राजील। और थर्ड पे कौन है? तो वो हो जाएगा कनाडा। थर्ड पे है कनाडा। अच्छा, इस रिपोर्ट को हर 5 साल पे जारी किया जाता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर ये पूछे कि पूरी दुनिया में कितने अर्थ पर जो कि है फॉरेस्ट कवर यानी वन जो है वो कितने पर है, तो पूरी दुनिया के 32% जो भी अर्थ है उसके 32% पर जंगल है, वन है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सलाहकार बोर्ड के
अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने वाली पहले भारतीय कौन बने हैं या बनी हैं? ठीक है, पहले भारतीय नियुक्त हुई हैं कौन? तो जस्टिस प्रतिभा एम सिंह नियुक्त हुई हैं, फोटो में आपको दिख रही हैं। इस समय ये दिल्ली हाई कोर्ट में जज हैं। तो हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय हैं, मेल हो या फीमेल दोनों में ही मिला के वो पहली भारतीय हैं जो इस पोस्ट पे जा रही हैं। अच्छा, इनके कार्यकाल की बात करें तो 2025 से लेकर के 27 तक यानी 2 साल तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। अच्छा, बात आ रही है कि WIPO ये क्या है? तो यह संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष एजेंसी है, दुनिया भर में बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी IP संरक्षण को बढ़ावा देता है। अच्छा, ये बौद्धिक संपदा जो होता है इसमें कौन कौन सी कैटेगरियां आती हैं? तो यहाँ पर लिखा है पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सारी कैटेगरी में इसमें देखा जाता है। बाकी अगर हम लोग WIPO की स्थापना की बात करेंगे तो 26 अप्रैल 1967 को इसका स्थापना होता है। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और उद्देश्य वही दुनिया भर में रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए बौद्धिक संपदा, ठीक है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि के संरक्षण को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य रहता है। अच्छा, वर्तमान में इसके सदस्य देशों की बात करेंगे तो 193 है इसमें, और वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? तो वर्तमान में महानिदेशक है डेरेन टैंग है। कौन है? डेरेन टैंग। और बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 अप्रैल को मनाया जाता है। अच्छा, इसमें भारत कब शामिल हुआ था? तो 1975 में। इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। बाकी इनका नाम क्या हो जाएगा? जस्टिस प्रतिभा एम सिंह। ठीक है, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने दशकों पुरानी कफाला व्यवस्था परियोजना प्रणाली को समाप्त कर दिया है? तो ये किया है सऊदी अरब ने। किसने किया है? सऊदी अरब ने। तो सऊदी अरब ने जून 2025 में इस व्यवस्था को आधिकारिक तौर पर खत्म करने की घोषणा की थी, जो अक्टूबर अभी हाल ही में इसको प्रभावी ढंग से अप्लाई कर दिया गया है। तो ये कफाला क्या है? तो कफाला व्यवस्था क्या है? तो यह एक विवादास्पद परियोजना प्रणाली थी जो प्रवासी श्रमिकों को उनके नियोक्ताओं यानी कफील, ठीक है, जो आप अगर सऊदी अरब वगैरह जितने भी खाड़ी वाले देश हैं इसमें जो काम करने के लिए जाते हैं, तेल रिफाइनरी हो गया या फिर घर में ड्राइवर वगैरह काम करते हैं, ठीक है, वो जो मालिक होते हैं वहां पर, तो मालिक को वहां पर कफील बोला जाता है। तो ये लोग इसमें करते क्या थे? कफाला व्यवस्था क्या था कि इसमें जैसे कोई मालिक है, आप लोग गए यहाँ से, तो आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, पासपोर्ट हो गया या वीजा हो गया, ये सब ये रख लेते थे। तो इससे आप बच जाते थे, ना तो आप और कहीं नौकरी कर पाते थे इनके अलावा, ना तो इनकी बिना मर्जी कहीं जा सकते थे आप। ठीक है, तो ये सिस्टम वहां पर था, इसे कफाला व्यवस्था कहते थे। अब इसी को हाल ही में खत्म किया गया है। चलिए देखते हैं इसको। तो यह विवादास्पद परियोजना प्रणाली थी जो प्रवासी श्रमिकों को उनके नियोक्ताओं यानी कफील से कानूनी रूप से बांधती थी। इसके तहत श्रमिकों नियोक्ताओं की अनुमति के बिना नौकरी नहीं बदल सकते थे, देश छोड़कर नहीं जा सकते थे, या निवास परमिट का नवीनीकरण नहीं करवा सकते थे। ये सारी इसमें व्यवस्थाएं थी पहले, जो कि अब खत्म की गई थी। अच्छा, सुधार के हिस्से की बात करेंगे तो यह बदलाव सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के महत्वाकांक्षी विजन 2030 सुधार कार्यक्रम का हिस्सा है। अब नए बदलाव क्या आएंगे इसमें? तो नए नियमों के तहत प्रवासी श्रमिक अब नियोक्ताओं की अनुमति के बिना नौकरी बदल सकते हैं और उन्हें देश छोड़ने के लिए निकास वीजा की आवश्यकता नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और जापान की नौसेना के बीच समुद्री अभ्यास जिमैक्स 25 का आयोजन ये कहां पर किया गया है? तो इसका आयोजन इस बार जापान में ही हो रहा है। जापान में एक शहर है योकोसुका, यहां पर इसका आयोजन किया जा रहा है। तो अभी हाल ही में भारत और जापानी नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, ठीक है, जो कि नौसेना का अभ्यास होता है, इसका नाम क्या है? जिमैक्स 2025 में हो रहा है। 25 जापान के योकोसुका में संपन्न हुआ है। ठीक है, भारतीय नौसेना के पोत, अच्छा, इसमें भारत की ओर से पार्टिसिपेट किसने किया है? तो INS सहाद्री ने इसमें भाग लिया है। अभ्यास की बात करेंगे तो जीमैक्स का अर्थ क्या होता है? तो जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अच्छा, जापान के साथ हम और कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? भारत और जापान, इनके बीच में और कौन कौन से मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो एक तो इनके बीच में होता है वीर गार्जियन, एक आपका हो गया वीर गार्जियन होता है, एक धर्म गार्जियन होता है,
धर्मा गार्जियन, ठीक है, वीर गार्जियन हो गया, धर्मा गार्जियन हो गया। एक सैन्यु मैत्री होता है, सैन्यु मैत्री, ये भी इन्हीं के बीच में होता है, ठीक है, एयरफोर्स का होता है सैन्यु मैत्री। और एक अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है जा माता, ठीक है, जा माता भी इन्हीं के बीच में होता है, अभी हाल ही में हुआ था ये, ठीक ठीक है। ये कोस्ट जो होते हैं तटरक्षक बल उनके वाला था। अच्छा, एक मालाबार भी होता है, इसमें कई देश पार्टिसिपेट करते हैं मालाबार में। बेसिकली जो क्वाड कंट्रियां होती हैं उनके बीच में होता है। कौन होती हैं क्वाड कंट्रियां? तो इंडिया हो गया, जापान हो गया, यूएसए हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये होती है क्वाड कंट्रियां। इनके बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है उसको क्या बोलते हैं? तो मालाबार। तो लगे हाथ, इसको भी ध्यान रखें आप लोग। और अभी हाल ही में एक बात और आप लोग नोट कर लीजिए, अभी हाल ही में जापान की नई प्रधानमंत्री, पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, जापान पहली महिला पीएम बनी है। इनका क्या नाम हो जाएगा? पहली कौन बनी है ये? तो इनका नाम है सनो ताइकुची। क्या नाम हो जाएगा इनका? सनो ताइकुची इनका नाम है, इसको भी लगे हाथ, आपको ध्यान रखना है। बाकी जापान की बात आई है, थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। यहाँ की राजधानी क्या हो जाएगी? राजधानी क्या होती है जापान की? तो ये हो जाएगी टोक्यो। मुद्रा की बात करेंगे, करेंसी यहाँ पर कौन सी चलती है? तो ये चलती है आपकी एन, ये इसका सिंबल होता है इस प्रकार, एन चलता है। और यहाँ के जो संसद होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाइड बोलते हैं। इसको भी लगे हाथ, आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें जापान से हो गई, इसको ध्यान रखिए आप लोग। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना द्वारा किस एथलीट को प्रादेशिक सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद दिया गया है? तो अभी हाल ही में भारत के जो है भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोअर हैं, फोटो में आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इनको दिया गया है, इस पोस्ट सम्मानित किया गया है। आपको यहाँ पर राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर दिख रहे हैं और ये उपेंद्र द्विवेदी जी दिख रहे हैं जो कि भारतीय सेना के प्रमुख हैं इस समय। तो हाल ही में भाला फेंक खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना के प्रादेशिक सेना टेरिटोरियल आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से सम्मानित किया गया है। ये लोग स्पोर्ट कोटे से जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। सम्मान का कारण क्या था? तो नीरज चोपड़ा को उनके असाधारण खेल प्रदर्शन और राष्ट्र के प्रति उनके योगदान के लिए यह मानद उपाधि दी गई है। अच्छा, पिपिंग सेरेमनी की बात करेंगे तो यह सम्मान 22 अक्टूबर 2025 को एक पिपिंग सेरेमनी में दिया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जो कि यहाँ पर फोटो में आपको दिख रहे हैं, और सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये फोटो में आपको दिख रहे हैं, इनकी उपस्थिति में दिया गया है इनको, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, नीरज चोपड़ा जी की अगर हम लोग उपलब्धियों की बात करेंगे तो टोक्यो 2020 का जो ओलंपिक हुआ था, ट्रैक एंड फील्ड में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था ओलंपिक में, ठीक है। और पेरिस 2024 वाले ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और 2023 विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी पुरस्कारों की बात करेंगे तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो जाए, पद्मश्री हो जाए, परम विशिष्ट सेवा मेडल हो जाए, ये सारा इनको मिल चुका है। अच्छा, कर्नल की पोस्ट अगर पूछे कि और किसी को मिल चुका है तो कई लोगों की बात मिल चुका है, MS धोनी को ही मिल चुका है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत आसियान फिल्म महोत्सव का आयोजन ये कहां पर किया गया है? इस बार इसका आयोजन कहां पर हुआ है? चेन्नई में। ज्यादा कुछ आपको नहीं ध्यान रखना है, बस आपको ध्यान रखना है कि भारत आसियान फिल्म महोत्सव का आयोजन चेन्नई में इस बार किया गया है, जो कि 16 से लेकर 18 अक्टूबर तक चला है। भारत आसियान फिल्म महोत्सव 25 का आयोजन चेन्नई में अबीची कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस के ABM ऑडिटोरियम में किया गया है। आयोजन का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य भारत और आसियान देशों के बीच सांस्कृतिक और सिनेमाई आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB में धोखाधड़ी मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी के भारत प्रत्यर्पण को किस देश की अदालत ने मंजूरी दिया है? तो बेल्जियम। तो आपको पता होगा कि मेहुल चौकसी जो कि PNB में फ्रॉड करके इन्होंने 13,000 करोड़ लगभग रुपए लेकर के भाग गए थे, अभी हाल ही में बेल्जियम की अदालत ने भारत को इनको सौंपने का आदेश दिया है। तो हाल ही में बेल्जियम की अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक PNB धोखाधड़ी मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चौकसी के भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दी है, ठीक है। यह निर्णय बेल्जियम के एंटवर्प शहर की अदालत ने अक्टूबर 25 में, मतलब हाल ही में लिया है। अच्छा, बैकग्राउंड की बात करेंगे तो मेहुल चौकसी 2018 में PNB घोटाले का
खुलासा होने से पहले भारत से फरार हो गए थे। इस पर लगभग 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोप है। गिरफ्तारी की बात करेंगे तो मेहुल चोकसी जो हैं, इनको अप्रैल 2025 में बेल्जियम के एंटवर्प में गिरफ्तार किया गया था। प्रत्यर्पण संधि क्या होता है? तो मतलब जैसे मान लिया यहाँ पर कोई देश है, ये एक देश है, ये दूसरा देश है, तो इन पे टाई अप होता है। तो समझ सकते हैं आप लोग कि प्रत्यर्पण संधि का मतलब ये होता है कि अगर हमारे यहाँ से कोई अपराध करके आपके यहाँ जाता है तो आप पकड़ के उसे हमें सौंप देंगे, हमारे यहाँ आएगा तो हम पकड़ के सौंप देंगे, यही होता है। ये संधि भारत का बेल्जियम के साथ है। भारत का टोटल 48 देशों के साथ, इसको ध्यान रखें। तो भारत और बेल्जियम के बीच प्रत्यर्पण संधि है जो दोनों देशों के अपराध करके फरार हुए अपराधियों को एक दूसरे को सौंपने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कंपाउंड वर्ग जो है इसमें कौन बन गई हैं? तो ये क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं आप लोग को एक बार, पर हाईलाइटेड क्वेश्चन में नहीं था वो। और इसकी जो तीरंदाजी अभी हुआ है ये वर्ल्ड कप, इसके बारे में पढ़ा था मैंने, लास्ट में बताया था, ठीक है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको आप लोग अलग से पढ़ लीजिए। और वो कौन थी? ज्योति सुरेखा वेन्नम, इसको नाम ध्यान रखें आप। ये भारत की तरफ से पहला मेडल इन्होंने जीता है इस कैटेगरी में। तो हाल ही में स्टार भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेख वेन्नम के ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कांस्य पदक यानी ब्रोंज मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। वह विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाज, ध्यान रखें कई कैटेगरी होता है तीरंदाजी में, तो कंपाउंड वाले कैटेगरी में जीतने वाली ये पहली है महिला। अगला कि हाल ही में निंगोल चकौबा त्योहार कहां पर मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में मणिपुर में निंगोल चकौबा त्योहार मनाया गया है। यह मैती समुदाय का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो मणिपुर के अलावा अन्य स्थानों पर भी रहने वाले मैती लोगों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर निंगोल चकौब का मतलब क्या होता है? तो निंगोल का अर्थ होता है विवाहित महिला और चकौब का अर्थ होता है दावत के लिए निमंत्रण। कहने का मतलब जो भाई दूज होता है यहाँ पर, खास करके इस एरिया में, यूपी हो गया यहाँ पर, ठीक है, दिल्ली वगैरह हो गया, यहाँ पर जो भाई दूज होता है वही एक प्रकार से है जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो अपने मायके जाती हैं, ठीक है, और वहां पे जाती हैं, उनको कुछ मिलता है, गिफ्ट वगैरह, कपड़े वगैरह जो तमाम दिए जाते हैं, यही ये त्योहार है, ठीक है। यह त्योहार विवाहित महिलाओं और उनके मायके के परिवार, माता पिता, भाई, स्पेशली भाई के बीच के बंधन को मजबूत करने के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल मैती कैलेंडर के यांगेई महीने के दूसरे चंद्र दिवस पर मनाया जाता है। उत्सव की बात करेंगे तो इस दिन विवाहित महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में अपने बच्चों के साथ मायके जाती हैं, जहां उन्हें एक भव्य दावत दी जाती है। उसके बाद परिवार के सदस्य उन्हें उपहार भी देते हैं। बाकी आज का होमवर्क क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फाइनेंस सेंटर्स इंडेक्स में भारत की तरफ से कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है, उसकी समग्र रैंकिंग क्या थी? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी बताइए आज आप लोग आज का सेशन कैसा लगा है। ख्याल रखिएगा अपना, मिलेंगे हम लोग कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।